नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में हम परिसर 1 के पार्ट 3 पृथ्वी और सजीव सृष्टि इसका अध्ययन करने वाले हैं। सभी ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर की सजीव सृष्टि है और ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर पानी और हवा का आवरण है और सूर्य प्रकाश मिलने के कारण निरंतर इस पर प्राकृतिक परिघटनाएं होती रहती हैं। पृथ्वी की गति के कारण निरंतर सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी को मिलती रहती है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवों, सूक्ष्म जीवों, पशु, पक्षी, मनुष्य इत्यादि सजीवों का जन्म होता है। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर कुछ भागों में जमीन और कुछ भागों में पानी दिखाई देता है। पृथ्वी के चारों ओर हवा का आवरण होता है। जमीन पर, पानी में और हवा में सर्वत्र सजीवों का अस्तित्व होता है। पृथ्वी पर स्थित जमीन, पानी, हवा और सजीव ये शिलावरण, जलावरण, वातावरण और जीवावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवावरण अन्य तीनों आवरणों में भी दिखाई देता है। पृथ्वी के कुल भाग में से 2/3 भाग पानी ही पानी है, जिसमें सागर, महासागर और हिमखंडों का समावेश है। इसके अलावा पृथ्वी का 1/3 जो भाग है वह जमीन से घिरा हुआ है, जिसमें द्वीप, महाद्वीप इत्यादि का समावेश होता है। पृथ्वी के इन्हीं 3 आवरणों में से हम पहले शिलावरण का अध्ययन करते हैं। शिलावरण यानी पत्थर का आवरण पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी उसका जो पृष्ठभाग है मिट्टी तथा पत्थरों द्वारा निर्मित होता है, इसलिए यह कठोर है। इसी कठोर कवच को शिलावरण कहते हैं। शिलावरण के बाहरी सतह के अनुसार पृथ्वी के विभिन्न भूरूप हमें देखने को मिलते हैं और इसके कवच के कई रूप हैं, जैसे घास वाले प्रदेश जो समतल और सपाट होते हैं, रेगिस्तान, सूखे रेत के रेगिस्तान, खेती के जो खेत होते हैं जिसमें फसलें उगती हैं, ऐसे उपजाऊ भूमि भी है। इसके साथ साथ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, पर्वत, पठार, चट्टानें, घाटियाँ, दर्रे, इसके अलावा सपाट और ढलान वाले मैदान भी पृथ्वी के भूरूप यानी ऊपरी कवच शिलावरण में स्थित हैं। इन महाद्वीपों पर भी विभिन्न प्रकार के भूरूप हमें देखने को मिलते हैं, तो एक एक करके इन भूरूपों का हम अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर जो जमीन का हिस्सा है उसमें सबसे पहले आता है महाद्वीप। महाद्वीप किसे कहेंगे हम? ऐसी भूमि, ऐसी जमीन का टुकड़ा जो आकार में बहुत बड़ा हो लेकिन वह चारों तरफ पानी से घिरा हो, ऐसे बड़े जमीन के टुकड़े को महाद्वीप कहते हैं। पूरी धरती पर कुल 7 महाद्वीपों का समावेश है। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा है महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सपाट मैदान,
छोटे ऊंचे और पत्थरों से बने टीले, ऊंची पहाड़ियाँ जहाँ पर जंगल भी होता है, पेड़ पौधे होते हैं और हम इसे हिल स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र में माथेरान, महाबलेश्वर, भीमाशंकर यह सभी पहाड़ियाँ ही हैं। दो ऊंचे पर्वतों के बीच में जो पतला सकरा रास्ता होता है उसे कहते हैं दर्रा। घाटी यह दो पहाड़ों के बीच का गहरा भाग है। आमतौर पर इनमें नदी का प्रवाह पाया जाता है। अपने भारत देश की सुंदरता बढ़ाने वाले ऐसी घाटियां हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती हैं। पर्वत या पहाड़ पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ भू आकृति होता है और इनका उभार निश्चित नहीं होता। यह प्रायः आकस्मिक होते हैं और ये पहाड़ी से बना होता है, लेकिन यह पहाड़ी से ज़्यादा ऊंचा होता है, जैसे हिमालय पर्वत। पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर पानी ही पानी है, जिसमें महासागरों का समावेश होता है। महासागर वह समग्र लवण जल राशि है जो पृथ्वी के लगभग 2/3 पृष्ठ पर फैला हुआ है। महासागरों में पूरी पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं, जिसमें अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण महासागरों का समावेश होता है। यह सभी महासागर लगभग सभी महाद्वीपों तक फैले हुए हैं, जो बहुत ही बड़े और गहरे हैं। इन महासागरों और जमीन की सीमा वाले भाग को सागर तट अथवा तटीय पट्टी कहते हैं। तटीय पट्टियों पर अलग अलग आकार वाले जलरूप तैयार होते हैं। सागर असल में महासागर का वह हिस्सा होता है जो आंशिक रूप से जमीन से जुड़ा हुआ होता है। कई सागरों को खुद में समाने वाले महासागर खारे पानी का एक बहुत बड़ा जल क्षेत्र होते हैं। जैसे सागर और महासागर में एक बड़ा अंतर यह होता है कि महासागर सागरों से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। उपसागर समुद्र का वह छोटा भाग है जो 3 ओर स्थल से घिरा हुआ होता है, जैसे अपने देश से सटे हुए बंगाल की खाड़ी। जल डमरू मध्य या फिर हम जिसे जल संधि भी कहते हैं, यह एक जल संयोगी पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो 2 बड़े पानी के समूहों को जोड़ता हो और जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सकें। और ऐसी जल संधि हमारे देश की श्रीलंका देश के साथ हुई है। अथवा प्राकृतिक झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हुआ होता है और इसका पानी स्थिर अवस्था में होता है। सामान्य रूप से झीलों का पानी मीठा होता है, परंतु यह आखात समुद्री हिस्से से निकलकर बने हुए रहते हैं, जिसमें निरंतर भूमि से समुद्र का पानी आता रहता है, इसीलिए हम इसे आखात भी कहते हैं।
पूरे भारत में कई ऐसी प्राकृतिक झीलें हैं जो मीठे भी पानी की हैं और कुछ खारे पानी की हैं। खाड़ी समुद्री पानी के ऐसे जलाशय को कहते हैं जो किसी ओर से सागर या महासागर से तो जुड़ी हो, लेकिन जिसके इर्द गिर्द काफी हद तक धरती का घेरा हो। ध्यान दें कि समुद्री तट में छोटे से मोड़ को यह दर्जा नहीं दिया जाता और केवल महत्वपूर्ण क्षेत्रफल वाले जलाशय को ही खाड़ी बुलाया जाता है, जैसे हमारे देश की सीमा से सटी हुई बंगाल की खाड़ी। ये तो हो गए महासागरों के तट और तटीय क्षेत्र वाले पानी के स्वरूप जो हमें अलग अलग रूप में मिलते हैं। अब हम जानेंगे जमीन पर प्रवाहित होने वाले पानी हमें किस किस रूप में किन किन स्रोतों द्वारा मिलते हैं। जमीन पर प्रवाहित होने वाले पानी में झील व तालाब का पानी भी समावेशित होता है, जिसमें झील जो है उसका पानी लगभग स्थिर रूप में रहता है और तालाब भी ऐसे गड्ढों में इकट्ठा हुआ पानी रहता है जो कभी कभी जमीन के भीतर से आने वाले पानी से बनता है तो कभी कभी वर्षा के पानी को संचित करके तालाब बना लिया जाता है। जमीन पर पाए जाने वाले इन जल भंडारों के अतिरिक्त चट्टानों की परतों के मध्य जमीन के अंदर भी पर्याप्त पानी संचित होता है। इसे भूजल कहते हैं। इस भूजल को कुओं तथा नलकूपों में से ऊपर उलीच कर उपयोग में लाया जाता है। बहुत से सरोवरों, कुओं को जमीन के अंदर स्थित झरनों से भी पानी मिलता है। इस तरह पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर सर्वत्र फैले हुए पानी और हिम, भूजल तथा वातावरण की वाष्प जैसे पानी के भंडारों को सम्मिलित रूप में पृथ्वी का जलावरण कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा के आवरण को वातावरण कहते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे वैसे वातावरण की हवा क्रमशः विरल होती जाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प यह हवा के मुख्य घटक हैं। पृथ्वी के वातावरण को 5 मंडलों में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल और बाह्य मंडलों में बांटा गया है। पृथ्वी के पृष्ठभाग से लगभग 13 किलोमीटर दूरी तक की परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल की हवा में कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी के सजीवों के जीवन पर इन परिवर्तनों के महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। सूर्य द्वारा पृथ्वी को ऊष्मा मिलने के कारण पृथ्वी का पृष्ठभाग हमेशा गर्म होता है, जिसके कारण पृष्ठभाग के समीप वाली हवा सबसे अधिक गर्म होती है। क्षोभ मंडल से क्रमशः ऊपर की ओर जाने पर हवा ठंडी होती जाती है। वातावरण की लगभग संपूर्ण वाष्प क्षोभ मंडल में ही होती है।
इसलिए जलवायु से संबंधित बादल, वर्षा, कोहरा, पवन, आंधी तूफान आदि सभी घटनाएं क्षोभमंडल में ही होती हैं। ऊंची पहाड़ी के ऊपर जाने पर वहां की चारों ओर वाली हवा पृष्ठभाग की हवा की अपेक्षा विरल होती है। यातायात के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सभी विमान क्षोभमंडल की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई वाले भाग में उड़ते हैं। उस ऊंचाई पर हवा के कुछ अधिक विरल होने के कारण विमान में यात्रियों को श्वसन के लिए पर्याप्त हवा मिल सके, इसके लिए विमान में सुविधा करनी पड़ती है। पृथ्वी की सतह से क्षोभमंडल के बाहर लगभग 50 किलोमीटर तक की परत को समताप मंडल कहते हैं। इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। सूर्य से आने वाली किरणों में उपस्थित पराबैंगनी किरणें सजीवों के लिए हानिकारक होती हैं। ओजोन गैस इन घातक किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी के सजीवों को संरक्षण मिलता है। बच्चों, वातावरण में ही वर्षा होती है, तो आइए जानें कि वर्षा कैसे होती है। सूर्य की ऊष्मा द्वारा जमीन के पानी का निरंतर वाष्पीभवन होता रहता है, अर्थात पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ता रहता है। जमीन के अंदर रिसा हुआ पानी भी सूर्य की ऊष्मा द्वारा भाप बनकर हवा में मिश्रित होता है। वाष्प हवा की अपेक्षा हल्का होता है, इसलिए यह वातावरण में क्रमशः ऊंचाई पर चला जाता है। ऊंचाई पर जाते समय ठंडा हो जाने के कारण उसका संघनन होता है, अर्थात वह इकट्ठा होने लगता है और पानी के सूक्ष्म कण बनने लगते हैं। पानी के ये कण इतने छोटे तथा हल्के होते हैं कि ये बादलों के रूप में आकाश में तैरते रहते हैं। आप आकाश की ओर देखेंगे ध्यान से, तो आपको ऐसे उड़ते बादल हमेशा दिखाई देते हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि संघनित हुए पानी का सूक्ष्म कण है। इन सूक्ष्म कणों के एकत्रित होने पर उनका पानी की बड़ी बूंदों में रूपांतरण होता है। ये बड़ी बूंदें भारी होती हैं, इसलिए ये तैर नहीं सकती। ऐसी बूंदें वर्षा के रूप में जमीन पर गिरती हैं। वर्षा के रूप में जमीन पर आया हुआ पानी सोतों, नालों और नदियों में से होकर अंत में समुद्र में मिल जाता है। हिमाच्छादित प्रदेशों में भी सूर्य की ऊष्मा द्वारा वहां की बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। यह पानी भी आकर नदियों में ही मिल जाता है। जमीन के जिस पानी का वाष्पीभवन द्वारा वाष्प बनता है, संघनन के कारण वर्षा के रूप में पुनः जमीन पर आता है और अंत में फिर से समुद्र में मिल जाता है। पानी का वाष्पीभवन, संघनन और वर्षा इत्यादि क्रियाएं निरंतर एक चक्र की भांति घटित होती रहती हैं, इसलिए इसे जल चक्र भी कहा जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि इस मुख्य चक्र में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला जल रूप यानी पानी, जो एक द्रव है जो वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है और फिर संघनित होकर बादल बनता है और फिर बादल बनकर ठोस यानी हिमपात करता है, या द्रव रूप में वर्षा भी यह करता है। हिम पिघलकर पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह जल की कुल मात्रा हमेशा धरती पर स्थिर बनी रहती है। इस पूरी प्रक्रिया में हमने दो वैज्ञानिक शब्द सीखे, संघनन और जल चक्र। तो देखें इसकी परिभाषा क्या है। वाष्प का ठंडा होकर उसका द्रव अवस्था में रूपांतरण होने की क्रिया को ही संघनन कहते हैं। जल चक्र किसे कहेंगे? पानी का वाष्पीभवन, संघनन और वर्षा इत्यादि क्रियाएं निरंतर एक चक्र की भांति घटित होती रहती हैं। इसे ही जल चक्र कहते हैं। बच्चों, इस तरह आपने देखा कि पृथ्वी के तीनों
आवरणों शिलावरण, जलावरण तथा वातावरण में विभिन्नताएं बहुत ही अधिक हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं। कुछ भागों में पूरे वर्ष भर बर्फ की परत जमी रहती है, तो कुछ भागों में वर्ष भर उष्ण जलवायु रहती है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं सपाट मैदान है। कहीं पर अत्यधिक वर्षा होती है, तो कहीं पर शुष्क मरुस्थल होते हैं। सामान्य जल वाली नदियां हैं, तो कहीं खारे पानी वाले सागर भी हैं। तट के समीप समुद्र उथला होता है, तो महासागर तटों से दूर कई किलोमीटर तक गहरा हो सकता है। पृथ्वी के अलग अलग प्रदेशों की विभिन्नताओं के कारण यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सजीव पाए जाते हैं, जिनमें अत्यधिक विविधताएं देखी जाती हैं। इसलिए हमारी पृथ्वी पर पानी तथा हवा में सर्वत्र विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, प्राणी तथा सूक्ष्मजीव होते हैं। शिलावरण, जलावरण तथा वातावरण में सजीवों का अस्तित्व होता है। इस आवरण के सजीवों तथा उनके द्वारा व्याप्त भाग को ही सम्मिलित रूप में जीवावरण कहते हैं।